एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ओरिएंटेशन सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी लिया है जो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है, आई रिकमेंड यू पीपल कि आप पहले वो देख लीजिए। लेट अस स्टार्ट विद द मेन थिंग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है असल में तो वो हमें पढ़ना होता है इंडियन पॉलिटी में, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर आप किसी एरिया में होगे, वहां पे ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है एज कंपेयर टू फुटबॉल, तो देयर आर हाईली चांसेस कि आप क्रिकेट को लाइक करते हैं। हालांकि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बचपन में किसी भी गेम का, लेकिन बड़े होके आप फिर भी क्रिकेट खेलते हो रादर देन फुटबॉल। या किसी ऐसे एरिया में हो जहां पे फुटबॉल खेला जाता है रादर देन क्रिकेट, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली फुटबॉल पे होगा। इसका मतलब ये है कि जो हम आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी परवरिश है, उससे आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर भी उससे इंपैक्ट हो रहा है। इसीलिए जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो जरूरी पढ़ना है, ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा अच्छे तरीके से समझे। क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स कैसे रूल कर रहे थे, चाहे वो गलत रूल कर रहे थे, चाहे वो ठीक रूल कर रहे थे, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। वो हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि उन्होंने जो लॉज लाए, चाहे वो ठीक लॉज थे या गलत लॉज थे, हमें वो नहीं देखना। हमें देखना है कि जो उन्होंने लॉज लाए उस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर क्या असर पड़ा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्रिटिश है उसका ग्रेट इंपैक्ट है ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज पॉलिटी। और इस चैप्टर में जो हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वही इंपैक्ट हम देखेंगे कि जो आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हिस्ट्री के साथ क्या वास्ता है, और हम यही डिस्कस करेंगे अगले कुछ स्लाइड्स में। देखिए, जब 1600 ईयर था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी एज ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे इंडिया में। और ये ट्रेडर्स कैसे पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए ऑफ इंडिया, दैट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन विच विल बी डन इन द मॉडर्न हिस्ट्री। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए ये इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ कुछ ऐसा चीज करती है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे मोनोपोली आती है ट्रेड की। और ये मोनोपोली किस वजह से आती है, दैट इज कॉल्ड एज द चार्टर। ये चार्टर क्या होता है? बेसिकली इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से कंपनी को मोनोपोली दी गई ट्रेड करने की इन इंडिया। इंडिया में जब ईआईसी आ गई तो इसको मोनोपोली दी गई थ्रू ए चार्टर विच वाज ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ कि आप इंडिया जाए और ट्रेड कीजिए। और ये जो 1600 पीरियड है, इसके बाद हमने सीधे लिखा है 1765। यहाँ पे 1600 में ये ईआईसी आती है एज ट्रेडर्स, और 1765 में अगर आप देखोगे ये पॉलिटिकल मास्टर्स ऑफ इंडिया बन जाते हैं। ये जो पीरियड है ये इट विल बी डिस्कस्ड इन द मॉडर्न हिस्ट्री, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन 1765 के जस्ट जस्ट आगे क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। 1765 के बिल्कुल पहले एक बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू मैटर्स और सिविल जस्टिस के मैटर्स लेते हैं, यानी कि उनको दीवानी ऑब्टेन होती है। और इस दीवानी ऑब्टेन होने की वजह से नाउ दे हैव बिकम द टेरिटोरियल पावर्स ऑफ द इंडिया, यानी कि वो भी कंटेंडर्स बन गए। जैसे यहाँ पे मुगल्स थे, मराठास थे, बहामनी किंगडम था, विजय एम्पायर था, और जो भी सारे किंगडम्स थे वहां पे, हैदराबाद में मैसूर किंगडम था, जो भी यहाँ पे थे, जैसे कि हैदर अली थे वहां पे, वो भी सारे के सारे लड़ रहे थे कि दिल्ली को कैप्चर कौन करेगा। इसी दिल्ली को कैप्चर करने में अब और एक कंटेंडर आ गया जिसका नाम पड़ गया ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इट्स ए ड्रामेटिक स्टोरी के एक ट्रेडर यहाँ पे पॉलिटिकल मास्टर बन जाता है। अगर हम बात करेंगे इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये हम दो हेडिंग्स के अंडर पढ़ते हैं। एक तो होता है कंपनी रूल जो 1773 टू 1858 होता है, और दूसरा है क्राउन रूल 1858 टू 1947। आपने एक चीज रियलाइज किया होगा, यहाँ पे 1858 कॉमन है, यानी कि इसके बिल्कुल बीच में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी रूल को शिफ्ट करना पड़ा टुवर्ड्स द क्राउन रूल।
यहाँ पे एक रिवोल्ट होता है जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857। सबको ये चीज पता है, जिसका और एक नाम भी है सिपाही म्यूटिनी। ये सिपाही म्यूटिनी जब होती है तो इसकी वजह से जो कंपनी का रूल होता है, नाउ द क्राउन थिंक्स कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपने अंदर इंडिया को भी लेंगे। कंपनी रूल में हम बेसिकली कुछ एक्ट्स पढ़ेंगे जो यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं, जैसे कि हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 का, अमेंडिंग एक्ट पढ़ेंगे 1781 का, पिट्स एक्ट पढ़ेंगे 1784 का, फिर ये कुछ चार्टर एक्ट्स है, ये चारों के चारों 1793 वाला, 1813 वाला, 1833 एंड 1853। अगर आपने एक चीज यहाँ पे नोट्स किया होगा, ये चार्टर एक्ट एवरी 20 ईयर्स के बाद आते हैं, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ट्रेडर्स दिया, भेजा इंडिया में, तो ये ट्रेडर्स यहाँ पे पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए। ये पॉलिटिकल मास्टर्स बनने का राज जो है, उसके साथ कुछ नहीं था ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश पार्लियामेंट को। लेकिन इवन देन ब्रिटिश ने क्यों चाहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्यों यहां पर लेजिस्लेशन की? अगर हम पहला पॉइंट देखेंगे, जो हमने मैसूर का वॉर हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली के साथ ब्रिटिशर्स को डिफीट मिली थी 1769 में। दूसरा मेन रीजन है कि ब्रिटिशर्स के जो ये कंपनी थी, इसने अप्लाई किया 1 मिलियन पाउंड लोन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और तीसरा था द फेमाइन ऑफ 1770, जिसकी वजह से रेवेन्यू काफी नीचे गिरा था। अगर हम ये तीनों फैक्टर्स देखेंगे, ये हर एक चीज की तरफ दर्शाता है कि रेवेन्यू जो है वो कम हुआ है, रेवेन्यू असल में कम हुआ। अगर रेवेन्यू कम हुआ है तो टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाएगी। अगर टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स है, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके बजट पे इंपैक्ट पड़ेगा। जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, उनको मोनोपोली ऑफ ट्रेड थी, बस वही ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे, और इसके बावजूद भी वो क्या दिखा रहे थे, वो घाटा दिखा रहे थे। घाटा उसने कैसे दिखाया? क्योंकि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था। जब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था तो ब्रिटिशर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसको लगा कि यहाँ की तो कंपनी गरीब होती जा रही है और जो इसके एम्प्लॉयज है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अमीर होते जा रहे, यानी कि यहाँ पे क्या होता था, करप्शन हो रहा था। और यही करप्शन कर्ब करने के लिए हमारा पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को कहा जाता है द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये एक फर्स्ट स्टेप है जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की थी। वो कोशिश कामयाब हुई या नहीं हुई, दैट इज नॉट अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हमें ये देखना है कि उन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया था। द फर्स्ट थिंग इज कि उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसको बनाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब क्या है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? इस जनरल वर्ड से क्या आता है? बेसिकली जो इनकी प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां पे भी गवर्नर जनरल थे। लेकिन ये गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी, वो बंगाल के अंडर आ गई। और जो ये है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स इसको दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई, जो खुद लॉ भी बनाते थे और उनको एग्जीक्यूट भी खुद ही करते थे। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है। लेकिन और एक चीज यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। इससे पहले 1773 से पहले क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल अपनी जगह एक गवर्नर था, बॉम्बे का अपनी जगह, मद्रास का अपनी जगह। लेकिन 1773 में क्या हुआ, एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी हुई, एक सेंट्रलाइजिंग पावर आया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही विल बी प्रिजाइडिंग ओवर बोथ द बॉम्बे एंड द मद्रास। इसके बाद क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है 1774 में, और यह भी लिखा गया था इसी एक्ट में 1773 में, क्या हमें एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए इंडिया में। तो ये बन जाता है फिर 1774 में। कंपोजिशन क्या होती है इसकी, इसके पास एक चीफ जस्टिस होता है और 3 जजेस होते हैं।
और इसने, जैसे मैंने आपको बोला था कि कंपनी गरीब होती जा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज अमीर होते जा रहे थे, तो इसने इस पॉइंट पे भी कहा कि आप ना तो किसी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज हो सकते हो, ना आप ब्राइब्स लोगे फ्रॉम द नेटिव्स, और ना ही कोई प्रेजेंट्स, ना ही गिफ्ट्स लोगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन थे? ये बेसिकली वो लोग थे जिनकी कंपनी थी। तो इनको क्या करना पड़ा? इनको रेवेन्यू जो मैटर है, जो रेवेन्यू मैटर है और सिविल मैटर है और मिलिट्री अफेयर्स है, उनका एक रिपोर्ट इनको सबमिट करना था आफ्टर एवरी ईयर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी अब ये अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते थे, क्योंकि इनको एक रिपोर्ट सबमिट करना था। लेकिन अगर आपको मैंने बोला कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, क्या हमने ये डिस्कस करा कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या थे? अगर मैंने आपको बोला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, क्या मैंने ये डिस्कस किया कि इसके पावर्स क्या थे? जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसकी कुछ आउटकमिंग्स थी, और वो आउटकमिंग्स यही है। इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के क्या पावर्स थे। और जब कन्फ्लिक्ट आता है तो रेगुलेटिंग एक्ट भी काम नहीं कर पाया अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जहां पे कोई गवर्नर जनरल गलत काम कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि पावर्स मेंशन ही नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के कि आप कहां पे आप इंप्लीमेंट करा सकते हो लॉ, और कौन सा लॉ आप इंप्लीमेंट नहीं करा सकते हो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई लॉ बनाता था, वो भी नहीं इंप्लीमेंट करवाता था, क्योंकि उसके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर जो थे उसके, वो कहीं पे मेंशन नहीं थे। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को अमेंड किया गया बाय द एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1771। इसको इसीलिए कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों? क्योंकि इसने सेटल किया पावर्स बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर जनरल है और उसका काउंसिल है, इसमें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आपको कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है ओवर द गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल के। यानी कि अगर गवर्नर जनरल और काउंसिल कोई फैसला लेता है, और वो फैसला क्या होता है? ऑन चेयर, यानी एज ए गवर्नर, एज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो कोई फैसला लेते हैं, दैट फैसला इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। द सेकंड पॉइंट इज हियर कि जो रेवेन्यू मैटर्स है, जहां पे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उस पर नहीं होगी। तीसरा मैटर है, जो गवर्नर जो होगा उसको क्या एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन दी गई। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे आज के टाइम पे अगर हाई कोर्ट में आप केस कोई करोगे और आप वो केस हार जाते हो, तो देन यू हैव अ, क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, यानी कि जो कोर्ट्स ऑफ बंगाल, कोर्ट्स ऑफ बॉम्बे, कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता थे, तो अगर वहां से आपकी का कोई केस आता और आप वो हार जाते थे, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाओगे, आप किसके पास जाओगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाओगे। यानी कि जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, वो भी वायलेट हो रहा था। आपको प्रोविंशियल कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जाना था। और जो अगर आप कोई क्राइम करोगे, वो क्राइम किसके अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा? दैट विल बी सेट अकॉर्डिंग पर्सनल लॉ। जैसे वो आज भी है, जैसे कि हमारे सिविल मैटर्स है, अगर कोई हिंदू दो शादियां करेगी, ही विल बी पेनलाइज्ड। अगर वही मुसलमान कोई दो शादियां करेगी, ही विल नॉट बी पेनलाइज्ड। क्यों? क्योंकि हम पर्सनल लॉ, हम शरिया लॉ फॉलो करते हैं और वो हिंदू लॉ फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या आता है? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको पावर दिया गया है कि आप प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए रूल्स भी बना सकते हैं। देखिए, अगर हम आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी का दर्जा दिया गया है। यानी वो बोथ क्या कर सकते हैं? वो अपने लिए खुद अपने कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? गवर्नर जनरल को पावर दिया गया है टू मेक एंड फ्रेम रूल्स फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स। जो इसके बाद आता है पिट्स एक्ट। पिट कौन थे? असल में ये पीएम थे, इंडियन, सॉरी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पीएम थे पिट। ये क्या बनाते हैं? ये एक कानून लाते हैं जिसका नाम होता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये जो कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे 1773 में, यही डिफेक्ट्स ओवरकम करने के लिए
एक्ट ऑफ 1784 लाया गया। इसके फीचर्स क्या थे? इसने पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस अलग की थी। पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस अलग का मतलब क्या है? जो इससे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उससे क्या होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने अभी बोला वो कमर्शियल फंक्शन भी देख रहा था और पॉलिटिकल फंक्शन भी देख रहा था। ब्रिटिश इंडिया एक्ट में क्या हुआ? इसने बोला कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये बस अब कमर्शियल फंक्शंस देखेगा। देन क्वेश्चन आता है ये पॉलिटिकल फंक्शंस कौन देखेगा? तो इसने एक नई बॉडी क्रिएट की जिसका नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल बी चेकिंग ऑन द पॉलिटिकल फंक्शन, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होगी ये क्या देखेगी? ये कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी देखेगी। और जो प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर था ये भी यहाँ पे एक फीचर लाया गया है। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय बनता था उसको कहा जाता था कि विद इन 2 मंथ्स आपको क्या करना है? आपको अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी है। अगर आप देखोगे तो यही जो ईपीएम आज का हमारा आता है या प्रॉपर्टी रिटर्न जो आज हमारा जेएंडके में प्रेवेलेंट है, तो ये इसीलिए है कि करप्शन रोक सके। और इसके बाद एग्जीक्यूटिव मेंबर्स रिड्यूस्ड टू 3। मैंने आपको अभी बोला था कि 1773 में 4 मेंबर्स थे उसके साथ, अब 1784 में 3 मेंबर्स आए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा एक्ट है जिससे मेंबर्स 4 to 3 हो गए? तो आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1770। 1784 में क्या हो गए? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इससे पहले 4 मेंबर्स थे वो अब 3 मेंबर्स हो गए। इस कंपनी का, इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में उसको पहली बार कहा गया ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसको सुप्रीम कंट्रोल दिया ओवर कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इससे पहले क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी खाली यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, लेकिन इसकी वजह से जो ये लॉ लाया गया इसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सुप्रीम कंट्रोल दिया गया ओवर द कंपनी। अब आता है एक्ट ऑफ 1786। इससे पहले एक्ट ऑफ 1786 से पहले यहाँ पे कौन? वॉन हास्टिंग्स थे। यहाँ पे वॉन हास्टिंग्स यहाँ पे क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब एक बंदा आता है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अमेरिका में अपने चर्चे और अपने कारनामों से जो पिट है, जो इंग्लैंड का पीएम था, उसका दिल जीता था। इसी की वजह से उसको एक ऑफर दिया गया कि आप इंडिया के यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बन जाओ। लेकिन पिट और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपस में फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं द लॉर्ड कॉर्नवालिस विल टेक द सीट। ये सीट ले लेंगे लेकिन 2 शर्त पे। एक शर्त क्या थी? कि उसको ओवरराइडिंग पावर्स मिल जाए। यानी अगर काउंसिल जो 3 मेंबर्स थे अगर वो बोलेंगे किसी मसले पे कि हम ये नहीं करेंगे, और अगर यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अगर वो बोलेगा कि हमें ये करना चाहिए, देन फैसला किसका लिया जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। और दूसरा क्या था? वो आर्मी का कमांडर इन चीफ हो जाए। यानी कि जो भी हमले हो गए, जो भी एनेक्सेशन हो गए, उसका आर्मी इन चीफ, कमांडर इन चीफ कौन होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा। और यही 2 प्रोविजंस जो इसने 2 मांगे की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यही एक्सेप्ट की गई इस एक्ट में, एक्ट ऑफ 1786 में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अगर हम इस चार्टर की बात करें तो मैंने आपको बोला चार्टर वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी कि आप ट्रेड करें इंडिया में। तो यही मोनोपोली एक्सटेंड करने के लिए नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए आपको एक और लॉ दिया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जो हमने इससे पहले पढ़ा था एक्ट में, वहां पे क्या बोला था मैंने कि जो कॉर्नवालिस को दिया गया था कि आप ओवरराइड पावर कर सकते, आपको ओवरराइडिंग पावर्स दी जाएगी। लेकिन इसमें हर एक गवर्नर जनरल जो फ्यूचर का गवर्नर जनरल आएगा उसको भी ये पावर्स दी गई। और जो ये ट्रेड मोनोपोली है ये फॉर अनदर 20 इयर्स यहाँ पे दी गई इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनका स्टाफ है उसको पे आउट कहाँ से किया जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से। यानी कि जो अभी पिट्स इंडिया एक्ट में एक कंपनी बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल,
जो किसके लिए थी, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए थी, उसका जो रेवेन्यू आएगा और जो इसकी सैलरीज वैलरीज आएगी वो सारी की सारी कहाँ से आएगी, इंडिया के रेवेन्यू से आएगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी इससे पहले कौन सा था, 1793 प्लस 20 ईयर्स इज इक्वल्स टू 1813। तो इसमें क्या होता है असल में, नेपोलियन बोनापार्टे जो होता है इसकी कॉन्टिनेंटल सिस्टम वेरी इफेक्टिव होता है इसके लिए। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज होगी वो कोई भी कंट्री ब्रिटिश के साथ ट्रेड ना करे। अगर वो ब्रिटिश के साथ ट्रेड नहीं करेगी यूरोपियन कंट्रीज की, तो जो ब्रिटिशर वहां पे ट्रेड कर रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में, वो क्या करेंगे, वो तो अनएम्प्लॉयड और लॉस में चले जाएंगे। इसी लॉस की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ब्रिटिश कंपनी जो यूरोप में ट्रेड कर रही थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गई कि आपकी पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और उनको लॉस, उनकी कंपनियों को लॉस हो रहा है। और यही लॉस और अनएम्प्लॉयमेंट कवर करने के लिए उन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी लाया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या कहा गया, जो मोनोपोली ऑफ द कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो खत्म की गई इंडिया में, लेकिन फुल्ली खत्म नहीं हो गई। इनको बोला गया कि जो टी ट्रेड है उस पर अभी आपकी मोनोपोली रहेगी, और जो चाइना में ट्रेड होगा उसका फुल मोनोपोली आपके पास रहेगी। यानी इंडिया में खाली टी ट्रेड पे मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, और चाइना पे पूरे ट्रेड पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रहेगी। और जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो अलाउड की गई, क्योंकि उनका मतलब था ब्रिटिशर्स का कि आप व्हाइट मैन बर्डन हो, कि जो ये है हिंदुस्तान के लोग या ऑल अदर पीपल, वो क्या है, उनको हमें सिखाना है कि जिंदगी कैसे बसर करते हैं, और वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड करना था। इसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट्स थे उनको अथॉरिटी दी गई थी कि वो इम्पोज कर सकते थे टैक्सेस ऑन द पर्सन। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1813 के बाद और 20 ईयर्स होते हैं और पास होता है ये वाला चार्टर 1833। अब एक कंसेप्ट आ गया था मार्केट फ्री का कंसेप्ट, यानी ओपन मार्केट का कंसेप्ट। अब मोनोपोली नहीं रह गई थी किसी भी देश में, रह गई थी कहीं कहीं पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब लेजिस फ्री मार्केट में शिफ्ट हो गई थी। इसीलिए इसको कहा भी जाता है फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। फर्स्ट स्टेप कौन सा था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ, क्योंकि वहां पे गवर्नर ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और 1833 जिसको फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहा गया, इसमें क्या कहा गया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। आप देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक स्मॉल टर्म थी, स्मॉल एरिया की टर्म थी, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होल इंडिया पे अप्लाई होता है, हेंस मोर सेंट्रलाइजेशन इज डन हियर। इसमें क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैंने बोला आपको कि फ्री मार्केट का कंसेप्ट आया था, मोनोपोलीज ऑलमोस्ट एंड हुई थी, तो इसमें भी क्या हुआ कि जो ट्रेड थी टी में, जिसका अभी मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही थी, चाइना के साथ अभी मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही थी, चार्टर एक्ट ऑफ 1303 की वजह से वो दोनों मोनोपोलीज खत्म हो गई, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया गया। हालांकि ये ट्रेड भी कर रही थी, लेकिन अब इनके पास कोई मोनोपोली नहीं थी, ये फुल्ली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, और ये कुछ ट्रेड में भी पार्ट ले रही थी, लेकिन दैट्स नॉट आवर हेडेक, क्योंकि अब ये फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और जो मोनोपोली ऑफ चाइना ट्रेड और टी ट्रेड था वो अब क्या हो गया, एंड हो गया। इसके बाद इसने और एक सिस्टम लाया, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, यानी कि जो आज का हमारा एग्जाम होता है यूपीएससी सिविल सर्विस का, जो ओपन कंपटीशन है, वो इसके लिए अटेम्प्ट किया था। इन्होंने बोला था कि हम ये कंपटीशन करवाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका अपोज किया, बोला कि ये ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी है तो हमें हमारा यहाँ पे चलना चाहिए कि कौन हम सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे। इसके बाद जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास है, उनके लेजिस्लेटिव पावर्स क्या थे, वो लॉज कुछ बना सकते थे, वो भी यहाँ पे चले गए। और इसके बाद जो लॉ कमीशन था टू कोडिफाई लॉ, वो एस्टैब्लिश किया गया, और मैकॉले उसके फर्स्ट चेयरमैन थे। लॉ कमीशन
जो कोडिफाई लॉ कर रहा था उसका मतलब क्या है, जैसे आईपीसी हमारा आज है या और कोई सीआरपीसी है। इसका मतलब क्या है कि एक ही जगह आपको पता चलता है कि ये वाला, अगर आपने किसी का गला काट लिया, वो मर्डर है कि नहीं है, ये कहाँ पे पता चलेगा? ये हमें आईपीसी के सेक्शन 302 पे पता चलेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, एक लॉ बुक बनाएगी जहाँ पे लिखा था कौन सा चीज क्राइम है, कौन सा चीज क्राइम नहीं है। और जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था वो वापस 4 मेंबर्स का बनाया गया। यानी हमने पढ़ा 1773 में 4 मेंबर्स। फिर इसके बाद किस एक्ट में ये था, पिट्स एक्ट में क्या हुआ, 3 मेंबर्स। और अब वापस 1833 में आते हैं फिर से 4 मेंबर्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो है चार्टर्स की लास्ट एक्ट था। ये लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास किए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1793 में। और अगर आप देखोगे इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर था जो 1853 में ये पास कर रहे थे। इससे पहले हर एक लॉ में कहा गया था कि 20 इयर्स एक्सटेंशन, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसको पता चल गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा टाइम रूल नहीं करने दिया जाएगा इंडिया में, और वी आर गोइंग टू ओवरटेक इट। इसीलिए इस एक्ट के फीचर्स क्या है, सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। इससे पहले क्या होता था, मैंने बोला था आपको, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो खुद लॉज बनाते भी थे और एग्जीक्यूट भी करते थे। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ, अब एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जो बस कानून बनाएंगे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो है ही, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जो कानून इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके कितने मेंबर्स थे, 6 मेंबर्स थे। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम क्या था, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो 1833 में मैंने आपको बोला कि अटेम्प्ट किया गया था कि हम यूपीएससी जैसे आज का एग्जाम है, ओपन सिलेक्शन लिस्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स होगी, वो नहीं हो पाया था, वो इसमें होता है 1853 के एक्ट में, वो वाला लॉ आता है। और इस एक्ट में मैंने आपको पहले ही बोला कि टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी है, वो एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है और जो कोचिंग प्रोवाइड करती है फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक जेके, एसएसबी, केएएस, एसएससी और ऑल अदर एग्जाम जिनकी एडवर्टाइजमेंट निकलती है। आप हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आ सकते हो, जहां पे फॉर्मर और करंट केएस और आईएएस ऑफिसर्स आपको पढ़ाएंगे। अब हमारा स्टार्ट होता है क्राउन रूल। क्यों होता है क्राउन रूल स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बोला 1857 में क्या होता है, सिपाही म्यूटिनी जो होती है उसकी वजह से क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर पाती है, कहाँ पे, इंडिया पे। और इसीलिए अब क्या लाया गया है, क्राउन रूल लाया गया है। इससे क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो अब डायरेक्टली रूल करेंगे ओवर इंडिया। इसमें भी कुछ एक्ट्स पास हुए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 61 इंडियन काउंसिल्स एक्ट, काउंसिल्स एक्ट 1892, काउंसिल्स एक्ट 1909। बेसिकली अगर आप ये याद रखना चाहते हो, इसकी एक ट्रिक है कि इसमें कुछ ना कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ रिलेटेड होगा, हेंस द नेम काउंसिल्स एक्ट, काउंसिल्स एक्ट एंड काउंसिल्स एक्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 पास होते हैं। फाइनली द ग्रेट इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसकी वजह से भारत आजाद हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एंड ऑनवर्ड लॉज है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेक्चर नंबर 1 के पार्ट 2 में देखेंगे। यानी क्राउन रूल हम ओवरऑल पार्ट 2 में देखेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।